हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी संचयन बुक का चैप्टर नंबर 1 हरिहर काका। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो और हरिहर काका एक ही गांव के। लेखक हरिहर काका को अच्छी तरीके से जानते। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हरिहर काका की प्रॉपर्टी के लालच में उनके कुछ रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी और गाँव के लोग कैसे उनका जीना ख़राब करके रखते, मतलब उनकी लाइफ जो है ना वो ख़राब करते, किसकी वजह से, उनके प्रॉपर्टी के लालच में। सो देखते हैं हरिहर काका की स्टोरी। और हरिहर काका एक बूढ़े आदमी है। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। तो लेखक बता रहे कि हरिहर काका के घर से वो अभी अभी लौटे हैं। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे उसमें आके ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें लेखक बताते कि जब मैं आज भी हरिहर काका के घर से लौटा तो आज भी हरिहर काका कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और कल भी जब मैं ऐसे ही लौटा था तो हरिहर काका कुछ भी नहीं बोले थे। 2 दिनों से बहुत देर तक लेखक हरिहर काका के पास बैठे रहे, लेकिन हरिहर काका ने एक शब्द भी नहीं बोला था। और जब लेखक उनकी तबीयत के बारे में पूछते तो एक बार वो क्या करते, अपना सिर उठाकर लेखक को देखते और फिर दोबारा जब नीचे देखते तो ऊपर देखते ही रहिए। लेकिन जो उनकी पहली नज़र होती है ना ऊपर देखने की, तब भी मतलब लेखक सब कुछ समझ जाते कि हरिहर काका के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हरिहर काका ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मनस्थिति में है जिसमें कोई भी पर्सन अगर देखा जाए उसकी आंखों में तो आंखें ही सब कुछ बता देती है। ऐसी कंडीशन में हरिहर काका थे। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण 2 है। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। अब यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि हरिहर काका की ज़िंदगी से, लाइफ से लेखक जो थे वो बहुत गहरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि हरिहर काका और लेखक एक ही गांव के थे। और जिन लोगों को वो रिस्पेक्ट देते थे लेखक, उनमें से हरिहर काका भी एक थे। और हरिहर काका के प्रति आसक्ति, आसक्ति का अर्थ क्या होता है, लगाव। लगाव क्यों था, मतलब बहुत से रीज़न थे, व्यवहारिक कारण थे, वैचारिक कारण थे। उनमें प्रमुख 2 थे, मतलब मेन जो थे वो 2 रीज़न थे, क्योंकि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे, और दूसरा ये था कि उनकी माँ बताती थी कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, क्योंकि लेखक की माँ बताती थी कि हरिहर काका लेखक को बचपन में बहुत प्यार करते थे। एक पिता जैसे अपने बच्चों को करता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा हरिहर काका करते थे। और जब मैं सयाना मतलब बड़ा, ठीक है, और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई थी। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बात करते थे, लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। अब लेखक बताते हैं कि जैसे फिर लेखक बड़े हुए, सयाने हो गए, तो फिर उनकी जो पहली फ्रेंडशिप है वो किसके साथ हो गई थी, हरिहर काका के साथ हुई थी। और हरिहर काका भी, मतलब लेखक को लगता था कि जैसे लेखक का ही वो वेट कर रहे थे कि कब बड़ा होगा और मैं इसके साथ फ्रेंडशिप करूँगा, इस टाइप से। फिर लेखक की जो माँ थी वो भी बताती थी कि गांव में इतनी गहरी दोस्ती तो हरिहर काका की किसी के भी साथ नहीं थी, और हरिहर काका लेखक को हर एक बात बताते थे, कुछ भी नहीं छिपाते थे। लेकिन अब स्टार्टिंग में हमने देखा कि लेखक 2 बार हरिहर काका को मिलकर आए थे, लेकिन हरिहर काका एक भी शब्द नहीं बोले थे। तो यहाँ पे लेखक बोलते कि अब तो उन्होंने मुझसे भी कुछ कहना बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो
और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। मतलब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जैसे देखो, मझधार मतलब क्या होता है, जल प्रवाह या भवसागर के मध्य में। भवसागर के मध्य में बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ पे नाव जा रही है और ये फंस गई है यहीं पे, और यहाँ के लोग चिल्ला रहे। अब चिल्लाने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, कोई ना तो इन्हें बचा सकता है और ना ये बच सकते, तो इन्हें क्या करना होगा, जल समाधि लेनी होगी। तो इस टाइप की कंडीशन हो चुकी है किसकी, हरिहर काका की, जैसे कि बीच मझधार में उनकी नाव फंस चुकी थी, इस टाइप से। और फिर लेखक यहाँ पे बोलते कि मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं, जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ इस ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। यहाँ पे लेखक बताते कि हरिहर काका के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहे तो क्या कहे किसी से। ऐसी कोई बात नहीं है उनके पास कि उसे कहकर वो मतलब हल्का, उनका मन जो है वो हल्का हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर कोई ऐसी उक्ति आइडिया नहीं है उनके पास कि जिसे कहकर वो क्या कर सकते, मुक्ति पा सकेंगे अपनी परेशानी से, ऐसा कुछ भी नहीं है हरिहर। और फिर लेखक बोलते कि हरिहर काका की स्थिति में अगर लेखक खुद भी होते तो वे भी इस गूंगेपन का शिकार अवश्य होते। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव और खासकर अपने गांव के ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि हरिहर काका इस में कैसे आ फंसे और कैसे उनकी ये स्थिति हुई। ये सब के बारे में बताने से पहले वो हमें अपने गांव के बारे में बताना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बताना चाहते हैं। और ठाकुरबाड़ी का अर्थ क्या होता है, देवस्थान जहाँ वो पूजा करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो हरिहर काका की स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। अब देखते हैं, मेरा गाँव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते। तो यहाँ पे लेखक ने पूरे अपना गांव का बताया कि कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास है और कुल आबादी मतलब पॉपुलेशन कितने गांव की 2,500-3 हजार है। और प्रमुख 3 स्थान के बारे में बताया। गांव के पश्चिम किनारे पर बड़ा सा तालाब है और मध्य स्थित में क्या है, मध्य में क्या है, बरगद का पुराना वृक्ष है और पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, जिसे वो क्या बोलते, ठाकुरबाड़ी। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस ठाकुरबाड़ी देवस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई, किसी को नहीं पता। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। अब देखो, ठाकुरबाड़ी के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि ठाकुरबाड़ी में भी रहने वाले, वहाँ पे पूजा करने वाले लोग भी जो है ना हरिहर काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते, ठीक है। तो ठाकुरबाड़ी भी हरिहर काका के स्टोरी से जुड़ी हुई एक मतलब प्लेस है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई किसी को नहीं पता, और जितना मतलब लोग जानते हैं कि बहुत वर्षों पहले एक गाँव में कोई एक आदमी, एक संत आकर रहता था, वहाँ उसने झोपड़ी बनाई थी। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे लोगों के मन में। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा
मंदिर बनवा लिया। फिर लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और ठाकुर जी का मंदिर बनवा लिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। फिर लोग बढ़ते गए, गांव की आबादी बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई। फिर जो मंदिर था उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मतलब ठाकुर जी को बोलते थे उस गांव के लोग कि हाँ मुझे पुत्र होना चाहिए, मुकदमे में विजय होना चाहिए, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज ये सब कुछ चढ़ाते थे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। मतलब अगर उनकी ये जो मनसा रहती थी, जो भी उनकी जो मांगते थे वो ठाकुर जी को, अगर वो पूरी हो जाती तो खुशी से वो क्या करते थे, कुछ रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते थे। और अगर बहुत ही खुश होते तो वो क्या करते, अपनी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है, मतलब आज भी लोग ऐसा करते। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। खेत में अगर अच्छी फसल आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है, ठाकुर जी की वजह से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। मतलब ठाकुरबाड़ी का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है, ऐसा लेखक यहाँ पे बताते हैं। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। 20 बीघे कितना खेत है ठाकुरबाड़ी के नाम पर? 20 बीघे। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन मतलब चलाना, संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति, मतलब क्या होता है, लगाया गया। एक कौन रहता है, महंत और एक पुजारी, ठीक है। कितने साल तक? 3 साल। 3 साल के बाद चेंज करते। तो ये लोग देखरेख करते ठाकुरबाड़ी की। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख, मतलब जो धर्म को नहीं मानते हो रहे लोगों को रास्ते पर लगाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, ठाकुरबाड़ी में आके आश्रय लेते हैं। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। मतलब अगर कोई त्योहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, ठाकुरबाड़ी से। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। इस तरीके से पहले शुरुआत कहाँ से होगी, ठाकुरबाड़ी से। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वचन करते हैं। मतलब जो ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के क्या करते हैं, वो घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर, दवनी मतलब क्या होता है, जैसे गेहूँ और चावल वगैरह होते हैं ना, देखो गेहूँ धान निकालने की प्रक्रिया, यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है। जब निकालते गेहूँ धान वगैरह तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं दवनी। दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगउम, अगउम का अर्थ होता है जैसे खुद कुछ बनाया है और खुद खाने से पहले जो भगवान को चढ़ाते, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अगउम। निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। मतलब पहले ठाकुर जी को दिखाते हैं, फिर उसके बाद घर लेके जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर बहुत ज़्यादा लोग मतलब दिल से जुड़े हुए ठाकुर जी के साथ। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। खेत का काम हो गया, अब समय बचा है तो कहाँ रहेंगे, ठाकुरबाड़ी में। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं।
ठाकुर बाड़ी में बैठना, साधु संतों का प्रवचन सुनना और ठाकुर जी के दर्शन करना। तो इससे वो समझते कि हमारा जीवन तो पावन हो गया। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते। मतलब देखो क्या मानना है उनका कि जैसे वो ठाकुर बाड़ी में अपना पहला कदम रखेंगे हर बार, तो एकदम पवित्र हो जाते वो, और जितने भी उन्होंने पाप कर रखे पहले वो सब कुछ खत्म हो गए, ऐसा उनको लगता है। परिस्थितिवश इधर हरि काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। लेकिन अब की अगर स्थिति की बात करें तो हरिहर काका बिल्कुल भी ठाकुर बाड़ी में नहीं जा रहे। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। मतलब जो हरिहर काका थे वो भी पहले बहुत जाते थे ठाकुर बाड़ी में, लेकिन अब नहीं जाते। और लेखक बोलते हैं कि मैं भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो दो लोग हैं, महंत और पुजारी, ये लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनको लगता है कि ये दोनों बस वहाँ पे हलवा पूड़ी खाते, जो भी लोग वहाँ पे लेकर आते हैं वो खाने का काम करते हैं और सिर्फ बातें बनाते रहते, बाकी कुछ काम नहीं करते। हरिहर काका 4 भाई है। अब देखो यहाँ से हरिहर काका की स्टोरी। हरिहर काका को मिलाकर 4 भाई है, वो सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे, देखो हरिहर काका की भी शादी हो चुकी है, सबकी शादी हो गई और सिर्फ हरिहर काका को छोड़कर बाकी सबके बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। बड़ा भाई और छोटा भाई सबके जो लड़के ना सयाने मतलब बड़े हो गए। अभी 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। मतलब भाइयों के तो बच्चे हैं, उनकी शादी भी हो गई और नौकरी भी करते, बट जो हरिहर काका है उनकी खुद की कोई संतान नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, सेकंड नंबर के हरिहर काका। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। 2 बार उन्होंने शादी की बच्चे के लिए, लेकिन एक भी उनकी पत्नी ने बच्चा नहीं दिया, दोनों में से एक ने भी नहीं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी अब एज भी बढ़ रही थी। वो तो वेट कर रहे थे ना बच्चा होने का, तो उनकी एज बढ़ रही थी और धार्मिक संस्कारों की वजह से उनको लगता था कि नहीं, अब तीसरी शादी नहीं करनी चाहिए। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहने लगे थे। उनको ही अपनी फैमिली मानने लग गए थे। अब हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। ठीक है, 60। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। 4 भाई है तो एक एक भाई को 15-15 बीघे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, सिर्फ खेत में काम करना और घर चलाना। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। संयुक्त मतलब जॉइंट फैमिली जिसे बोलते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। और हरिहर काका के जो भाई थे उन्होंने अपनी पत्नियों को बता के रखा था कि हरिहर काका की अच्छे से सेवा करो, उनको टाइम टू टाइम नाश्ता दो, उनको खाने के लिए दो, ऐसा सब कुछ बताते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि हरिहर काका की ना तो कोई संतान है और जो भी 15 बीघे उनकी जो खेती है, जो प्रॉपर्टी है, वो किसे मिलेगी? उनके भाइयों को मिलेगी, अगर वो अच्छे से उनकी सेवा करते तो। बट जो उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने पहले तो किया, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन फिर उन्हें बोर लगने लगा ये काम। तो वो क्या करती थी, अपने पतियों का अच्छे से देखभाल करती थी और उन्हें अच्छा अच्छा खिलाती थी पकाकर, और हरिहर काका को तो बचा कुचा ही देती थी। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। मतलब बीमार है,
और जब बीमार रहते तो दूसरे अगर सेवा करते तो अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे हरिहर काका बूढ़े भी हैं और इनके पास इतनी बड़ी फैमिली है बट कोई इनकी सेवा नहीं करता। सभी अपने कामों में मशगूल मतलब व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या घमा चौकड़ी मचाते, मतलब क्या कर रहे होते, वो खेल रहे होते। मर्द खेतों पर गए रहते, औरत हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती, मतलब जो भी चाहिए उन्हें खुद से करना पड़ता। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। ऐसे टाइम पे उनको लगता कि अगर मेरी भी पत्नी रहती तो मेरी अच्छे से सेवा करती, उन्हें मतलब उनकी आंखें भर आती थी ऐसे टाइम पे। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। पहले तो उनको लगता था कि ये मेरी फैमिली, ये मेरे भाई है, बट जब उनकी पत्नियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया था हरिहर काका के साथ, तो उन्हें मतलब लगा कि नहीं, ये सही नहीं कर रहे, और उन्हें लगा कि नहीं, ये मेरी फैमिली भी नहीं है। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दी गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उनका एक जो भतीजा था उसे नौकरी लग गई थी ना, तो उसका जो दोस्त है वो आता है गांव में। उसी के आगमन में उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे, मतलब एकदम बढ़िया सा व्यंजन, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। अब बीमारी से वो अच्छे हो गए थे, और जब भी बीमार रहते और फिर अच्छा फील करते तो बहुत कुछ खाने का मन करता है ना। तो हरिहर काका का भी मन कर रहा था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। विपरीत मतलब अपोजिट हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। सभी ने खाना खा लिया, लेकिन हरिहर काका को किसी ने पूछा नहीं। उनके 3 भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। दवनी अभी देखा था, इसका मीनिंग जो गेहूँ धान होते हैं उनकी प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है। तो दवनी हो रही थी, तो उनके भाइयों ने भी खाना खाया और खेत में चले गए। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया होगा, ऐसा उन्हें लगता था। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। और ये कैसा था, रूखा सूखा सा खाना था। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आया था, बहुत क्रोध आया था। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो। और क्या बोलने लगे, देखो हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने क्या किया, वो रूखा सूखा खाना था थाली में, उसे बीच आंगन में फेंक दिया। और बहुत सारी लड़कियां, आसपास की बहुएं सब देख रही थी ये। और फिर हरिहर काका अपनी बहू मतलब अपने भाई की पत्नी को बोलते हैं कि तुम क्या समझती क्या हो खुद को, मुफ्त में खिलाती हो क्या? तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। हरिहर काका बोलते हैं कि ये बात अपने मन से निकाल दो, मेरे हिस्से का जो खेत है ना, वहाँ पे जो भी पैदावार होती है वो इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ उसकी फसल में, और जो पैसे आएंगे उसमें तो मैं 2-4 नौकर भी रख सकता हूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सब को बताऊंगा आदि। तो ऐसा सब कुछ हरिहर काका अपने भाई की पत्नियों को बोलते हैं। अब इस पार्ट को यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।